सो वी वर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है हमारे यहाँ एक्चुअल फैक्ट्री डालने के लिए या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर जो रनिंग बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसमें कुछ बढ़ावा देने के लिए जब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन कंट्री से, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ के एक्चुअल बिझनेसेस में वो कुछ और डालते हैं, आणखीन जे काही एक्झिस्टिंग आहे त्याच्यात भर घातली जाते। वेराज FII या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं कि वो जो वहां पर ही रहे फॉरेन कंट्री में और यहाँ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड FII, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हम अभी के लिए FDI के बारे में देख रहे हैं। डेफिनेटली हमें FII के बारे में भी देखना है, लेकिन अभी के लिए हम FDI के बारे में देख रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ से हमने देखा था कि FDI क्या है, कैसे इंडिया में FDI का आना जरूरी है, और उसके साथ ये भी देखा था कि FDI के साथ साथ हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। ओके, आज हम उसके आगे वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट हैज बीन implemented to rise the FDI ऑफ इंडिया। ओके, सो अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतात, मोठ्या मार्काने येऊ शकतात। त्याची उत्तरं तुम्हाला दिलेल्या नोट्समध्ये, PPT मध्ये, PDF मध्ये आहेत, मी ती शिकवते पण आहे। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर वीडियो में भी है, PPT में भी है, PDF में भी है। तो जो भी आपको भेजा जाएगा उसमें आंसर होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको भेज रही हूँ उसका उसके नोट्स निकालने बेसिकली। ओके, सो दैट जब भी आप आंसर लिखोगे आपके पास, वन सेक, ओके, तो तभी आपके पास होगा एक्चुअली क्या पेपर में लिखना है वो आपके नोट्स में। आपको बुक में ढूंढने की, यहाँ वहाँ घूमने की, ये मुझे नोट्स दो, मुझे नोट्स दो, ऐसे दोस्तों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गो कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो हमने ये सब देखा था कि FDI का इम्पोर्टेंस क्या है, FDI कैसे चल रहा है इंडिया में। उसके साथ हमने देखा था कि इंडिया का 3 इयर्स का चार्ट था, 2014, 15, 16, और इसमें हमने देखा था GDP से कितना परसेंट FDI का है। अब कितने हमारे पास ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है, जो हमने देखे थे। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आपको याद है, अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम के वीडियो में जाकर देखना है। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना है। उसके बाद आता है कि मार्केट साइज कितना है हमारे इंडिया में FDI के लिए, कहाँ पर हम एक्सपांड कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं। ये भी देखा था 2015 से लेकर 2019-20 तक हमारे FDI में और टोटल इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में कैसा परसेंटेज बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है। ओके, फिर हमने ये रिसेंट अनाउंसमेंट्स भी देखे थे FDI से रिलेटेड जो थे इंडिया में, वो। उसके बाद एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। ये सब मैं आपको एक बार फिर से हम कहाँ से आए हैं ये दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ओके, और आज हम ये देखने वाले। ओके, सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है। इन May 2020, government increased FDI in defense manufacturing under the automatic route from 49% to 74%। तो डिफेंस में जो अमाउंट बनते हैं और डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए जो भी कुछ बनता है, उसमें में भी हथियार होते हैं, उसमें में भी और बहुत सारी चीजें, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हथियार ही बनते हैं। तो वो सब के लिए हमारा FDI का परसेंटेज था जो फॉरेन से इन्वेस्ट हो सकता है, वो 49%। आज वो 74% तक बढ़ाया गया है इन May 2020। दैट इज अ वेरी रिसेंट थिंग, आपने अगर न्यूज में भी देखा होगा शायद। उसके बाद इन April 2020, गवर्नमेंट अमेंडेड एग्जिस्टिंग कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी फॉर रिस्ट्रिक्टिंग अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स और एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर नेबरिंग कंट्रीज है वो एक्चुअली कुछ नए मतलब टेक ओवर करना चाहते हैं या हमें कहीं के टेक ओवर करने हैं, तो उसके लिए नेबरिंग नेशन में, मतलब हमारे जो पास में नेशंस है उसमें, बहुत बड़े नहीं, यूरोप या फिर अमेरिका वाले नहीं, थोड़े पास वाले नेशन में, तो उनके लिए
जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम किए गए अप्रैल 2020 में। मार्च 2020 में गवर्नमेंट परमिटेड नॉन रेसिडेंट्स इंडियन दैट इज एनआरआईएस टू एक्वायर अप टू 100% स्टेक इन एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जो आपको पता है बहुत ही प्रॉब्लम में चल रही है एक्चुअली लोन्स की वजह से, और इसका शायद एक्विजिशन हो सकता है ऐसे बोल रहे हैं सभी। तो लेकिन वो आगे आगे जा रहा है, बहुत ही लोन्स है उनके पास बहुत बड़े। मैंने एक बार आपकी क्लास में भी बताया था कि बहुत डेली उनका कुछ 1000 करोड़ में शायद लोन्स जाता है, उनका डेली लोन उतना बढ़ जाता है, उतना खर्चा। तो इन मार्च 2020 गवर्नमेंट ने क्या किया, एयर इंडिया में 100% लोगों को शेयर खरीदने की, कौन लोगों को, जो नॉन लिविंग या नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ओके, तो उनको खरीदने की अनुमति दी। In December 19, government permitted 26% FDI in digital sectors. तो डिजिटल सेक्टर में बहुत कम एफडीआई होता था, अब वो 26% हो गया है। In August 19, government permitted 100% FDI under automatic route in coal mining for open sale, as well as in developing allied infrastructure like washeries. तो कोल माइनिंग हमारे यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर आपको पता है तो। कोल का मतलब कोळसा। तो कोल का बहुत ही यहाँ पर उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसी चीजें हैं, बहुत मिनरल मिलता है। तो ऐसे एक्सट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल ऐसे पॉलिसीज भी बनाए गए हैं, और 100% तक आप एफडीआई कर सकते हो बिना रोक टोक, ऑटोमेटिक रूट से। ओके, तो बहुत परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है। ओपन सेल के लिए मतलब पूरे मार्केट में आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, और एज वेल एज इन डेवलपिंग बिजनेसेस रिलेटेड टू कोल माइनिंग, मतलब जैसे वॉशरीज, तो वो धोना पड़ता है, उस पे उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं, सो वो बिजनेसेस भी। ओके, इसके बाद आता है इन द यूनियन बजट 1920। यूनियन बजट मतलब आपका जो बजट रहता है हमारा जनवरी फरवरी में आजकल रहता है, वो वाला बजट जो सरकार अनाउंस करती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड ओपनिंग एफडीआई in aviation, media, that is I mean animation and AVGC, and insurance sector in consultation with all stakeholders. 100% FDI permitted in insurance intermediaries. तो like Bajaj Allianz आप देख सकते हो, या फिर ऐसे बहुत सारे जो फॉरेन इन मतलब फॉरेन से आए कंपनीज ने उन मर्जर्स किया है, एक्विजिशन किया है, और हमारे सर्विस सेक्टर्स चला रहे हैं। तो ऐसे सर्विस सेक्टर में एविएशन बेस मतलब जो फ्लाइट रहता है, एविएशन मतलब उड़ान वाले, ओके, तो एविएशन बेस, मीडिया, इसमें एनिमेशन भी है, एवीजीसी भी है, एंड इंश्योरेंस सेक्टर, इनको पूरा का पूरा बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। एज February 2019, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वर्किंग ऑन द रोड मैप टू अचीव इट्स गोल ऑन US $100 billion वर्थ ऑफ FDI इनफ्लो। तो फ्रॉम February 19 गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हमारा एफडीआई का इनफ्लो बढ़े, ताकि हमारे यहाँ ज्यादा पैसे आए और वो पैसे से पब्लिक यूटिलिटीज पे काम किया जा सके। कितना बढ़ावा देने के लिए, $100 बिलियन बढ़ाने के लिए। Okay, in February 19, Government of India released draft national e-commerce policy to encourage FDI in marketplaces model of e-commerce. Further, it stated that FDI policy for e-commerce sector has developed to ensure a level of playing field for all participants. तो सबके लिए एक समान संधि हो, जो भी FDI के लिए ऑप्ट कर रहा है, इसके लिए नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी मतलब उन्होंने प्रमोट की है February 19 में। तो ये जैसे है, आप आगे वाले भी जो पॉइंट्स है आपको पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी ये बताया है, आपको और भी पढ़ने हैं। इसके साथ अगर आपको ऐसे कोई पॉइंट्स मिलते हैं जो वेरी रीसेंट है, या फिर जिनके बारे में आपको पता है, प्लीज प्लीज डू शेयर विद अस। जैसे वो लास्ट टाइम आपने वो मुझे अरामको कंपनी के बारे में बताया था, दैट वाज वेरी अप्रिशिएटेड। आपको भी ये पता होना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज लगते हैं। तो अगर आज के लिए तो न्यूज हम सिर्फ यही देख रहे हैं जो रीसेंट टॉपिक चल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन अगर आप डीडी न्यूज देखें या फिर अगर आप बिजनेस न्यूज चैनल्स देखें, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, विच इज वेरी नेसेसरी जब आप
बाहर निकलते हो, एंड आई थिंक आपको बाहर निकलने में अब बहुत देरी नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या है। ओके, सो दिस इज FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ओके, FIPB, इसके बारे में आपको नोट आ सकती है। ओके, सो आपको ये नोट तैयार करनी है। The FIPB is designed designated institution which considers the FDI proposal that requires government approval। तो FDI के जो भी proposal है उसको अप्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी थी? FIPB, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की थी। ओके, it also grants composite approval involving foreign investment, फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो मतलब कैसे कौन से चीज़ों के लिए चाहिए यूज करने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए। एज पर द जून 2016 FDI पॉलिसी revision, and the FIPB can give recommendation of FDI proposals below 3000 crores of Ministry of Finance and consideration। तो जो भी FDI 3000 करोड़ के नीचे, उसके लिए FIPB कैन वर्क और कैन गिव रिकमेंडेशंस। ओके, 3000 करोड़ के नीचे वाले FDI इन्वेस्टमेंट है। As most of the FDI proposals are below 3000 crore, it is well understood that almost all FDI approvals will be done by या फिर are examined by FIPB। तो जनरली बहुत सारे FDI के प्रपोजल 3000 करोड़ से नीचे ही रहते हैं, तो मतलब FIB का काम ही बढ़ता है। The Foreign Investment Promotion Board FIPB was national agency, it's a was, तो अभी के लिए ये इतना वर्किंग कैपेसिटी में नहीं है। Was national agency of government of India, which with the remit to consider and recommend foreign direct investment which does not come under automatic route। तो जो automatic route के अंडर नहीं आते ऐसे इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए ये बोर्ड काम करता था। It is acted as single window clearance for the purpose of foreign direct investment in India। तो सिंगल विंडो मतलब आप यहाँ पर जाए, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अब आपको अगर याद है तो इसकी जगह थोड़ी सी इन्वेस्ट इंडिया ने ली है, हमने उसके बारे में देखा था, राइट? सिंगल विंडो वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज हाउस्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कहाँ पर है उसका ऑफिस या फिर कहाँ से वो जन्म लिया है उसने? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। FIPB was abolished on 24th May 2017। abolished मतलब उसका काम कम कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ड्यूरिंग 17-18 बजट स्पीच इन लोकसभा। क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया जैसे बहुत सारे प्रपोजल्स भी हमारे पास है। इंडिया इज हैविंग अ वेल डिजाइंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन रिजिम। रिजिम मतलब एरा, मतलब टाइम चल रहा है कि FDI बहुत सिस्टमॅटिक रूट से इंडिया में लाया जा सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट साठी खूप चांगला काळ चालू है। FDI इज रेग्युलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स, बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं। अ मिनिमम लॉक इन पीरियड, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सेक्टरल लिमिट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलेशन ऑफ एंट्री इनटू अप्रूवल और ऑटोमेटिक रूट आर द इम्पोर्टेंट रेगुलेशन। तो FDI के लिए ये सब रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। minimum lock-in period, minimum capital for investment, sectoral limits, most importantly regulation on entry of the FDI। okay, उसके बाद आता है in case of the regulation, FDI entry is made under two categories, automatic route and approval route। ओके, ऑटोमेटिक रूट में आप डायरेक्टली वो बिजनेसमैन को जाकर पूछते, बोलते, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेते हैं। अप्रूवल रूट में उस इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर सम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर दिस अप्रूवल इंस्ट्रक्शंस और बॉडीज आर क्रिएटेड। तो कैसे अप्रूवल लेना है, क्या क्या करना है, इसके लिए अप्रूवल इंस्ट्रक्शन या फिर बॉडीज मतलब ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए हैं। Okay, the Foreign Investment Board is the most important
Foreign Investment Promotion Board is the most important approval body as it can consider FDI below 3,000 crore. Above this amount, the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) is the approval authority. अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ से बड़ा है तो वो अथॉरिटी किसके पास है? CCEA. इसका मतलब है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ओके लेकिन उसके अगर नीचे है तो कौन काम करेगा? FIPB, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ओके लेट्स गो अहेड. तो FIPB के बारे में थोड़ी सी और जानकारी. The foreign FIPB, which approves and weights foreign direct investment proposal not cleared through the automatic route, is decided to abolish on 1718. हमने बोला था. The government has also made it clear that there will also be further liberalization of the FDI policy and necessary announcements will be made with the due course. मतलब FDI के बारे में थोड़ा और हम लिबरलाइज करेंगे सेक्टर, थोड़ी और ऑटोमेटिक कर देंगे इन्वेस्टमेंट सो दैट आपको FIPB जैसे बोर्ड्स की कम जरूरत पड़ने लगे. द गवर्नमेंट विल सेट अप्रूवल मैकेनिज्म विच विल बी पुट इन प्लेस फॉर सेक्टर्स एरियाज दैट आर करंटली कंटिन्यू टू अंडर अप्रूवल रूट सच एज डिफेंस, retail trade and in kind, that non cash FDI investment. तो इसका मतलब है ये सब जो चीजें हैं उसमें भी एक्सपांड अप्रूवल रूट उसका कम किया जाएगा और ऑटोमेटिक रूट में उनको ट्रेन किया जाएगा. तो वो कौन से? डिफेंस है, उसके साथ है रिटेल ट्रेड और इन काइंड मतलब कैश के बिना चलने वाला FDI इन्वेस्टमेंट. द NDA गवर्नमेंट हैज already made two precious tranches of FDI liberalization. The government has ensured that more than 90% of total FDI inflows is now through automatic route. तो अभी तक के जो भी सेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी के लिए हमने ऑलरेडी वो डिसीजंस देखे हैं कि मोर देन 90% FDI इनफ्लो विल बी थ्रू ऑटोमेटिक रूट. उसके बाद the FIPB has also put in place of e-filing and online processing of FDI application, which is very necessary. अब सब कोई भी पेपर वर्क नहीं होता, सभी का सभी वर्क ऑनलाइन मोड से हो रहा है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स क्लैरिफाइड दैट एग्जिस्टिंग FDI प्रोसीजर्स फॉर डिफेंस एंड सेक्टर्स दैट एंटेल नेशनल सिक्योरिटी विल सब्जेक्ट टू कंट्रोल. तो डिफेंस जैसे सेक्टर्स है और जो सेक्टर्स जिनकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है उसके लिए अभी भी पेपर वर्क लगता है, वो उसका कंट्रोल अभी भी FIPB और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के पास ही है. ओके उसके बाद आता है the FIPB would be replaced by new mechanism under the proposals would be approved by ministries concerned and मतलब मिनिस्ट्री के पास प्रपोजल जाएंगे जो FIPB को रिप्लेस करेंगे and proposals in sensitive sector would be passed by home ministry. तो जो भी सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे डिफेंस जैसे सेक्टर उनका जो FDI का प्रपोजल है वो होम मिनिस्ट्री मतलब क्या बोल सकते हैं हम होम मिनिस्ट्री पास करेगी. In India, about 91 to 95% of all FDI proposals is now through automatic route. These are just 11 sectors left needed FIPB approval. तो इंडिया में 91 to 95% जो प्रपोजल्स है वो ऑटोमेटिक रूट पर हो गए हैं. जस्ट 11 सेक्टर्स है जिनके लिए FIPB का अप्रूवल लगता है. The government thinks that once the board is abolished, rate tapeism will decrease. Rate tapeism का मतलब क्या होता है? Delay in the work. तो उसका मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल, एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाना ये कम हो जाएगा जब भी ये FIPB का बोर्ड खत्म हो जाएगा, अबॉलिश किया जाएगा. Ease of doing business will improve. Okay? मतलब बिजनेस करने का ईज बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर्स को इंडिया थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा. That's what they are thinking. Okay? The government's decisions is little more than symbolic gesture. It is already known that over 90% FDI does not require FIPB's permission as it comes through the automatic route. The efficiency of decisions will be evaluated by ability of individual ministries and sectoral regulations to exercise discretionary powers without fear, favor and cover provided by collective decision making body. तो एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग है उसको किसी भी तरीके का करप्शन नहीं चाहिए और इसके लिए ये सब डिसीजंस लिए गए हैं. ओके सब और ये सब डिसीजंस पूरे के पूरे व्हाट वी कैन से
थोरोली आउट ऑफ ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए. दैट्स व्हाट दे थिंक. सॉरी. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एफआईपीबी? एफआईपीबी के क्या फंक्शंस रहते हैं? टू क्विकली अप्रूव द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. तो क्या करना है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है वो जल्दी जल्दी अप्रूव करना है एग्जामिन करके. टू रिव्यू द एफडीआई पॉलिसीज एंड कम्युनिकेट विद अदर एजेंसीज सच एज administrative ministries in order to set up guidelines that are transparent and which encourage FDI into various sectors. To look over the implementation of various proposals those have been approved by it. To take up such activities and encourage FDI into country, such as establishing contracts with international companies and also inviting them to invest in India. तो ऐसे companies को भी contact करना है and उसके साथ वो contact करके invest करना है इंडिया में. Okay. उसके बाद to communicate with government, non-government and industry in order to increase flow of FDI into country. तो उनको intermediary body बनना है, मतलब mediator. तो इनको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देखना है, नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देखना है, गवर्नमेंट देखना है, नॉन गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन देखने, और इनका एक ऐसा कंप्लीट ग्रुप बनाकर उनके बीच में बैलेंस बनाकर एफडीआई को बढ़ावा देना है. ओके. टू आइडेंटिफाई द वेरियस सेक्टर्स दैट रिक्वायर्स एफडीआई. तो जो भी सेक्टर्स है जिनको एफडीआई ज्यादा लगने वाला है ऐसे सेक्टर्स को मतलब देखना है कि लोकेट करना है, टू आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करके वहां पर एफडीआई पहुंचाने का ट्राई करना है. टू टेक अप ऑल द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफडीआई फ्लो ऑफ एफडीआई इन अ कंट्री. तो जो भी कर सके तो वो करना है एफडीआई बढ़ाने के लिए. ओके. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एफआईपीबी. अगेन, अगर जब नोट लिख रहे हो तो फंक्शंस लिखना जरूरी है. Various recommendations of FIPB क्या है? Recommendations of the FIPB given in respect to the proposals of the projects for foreign direct investment into the country. तो ये FIPB के जो लोग हैं वो proposal के वक्त बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रिकमेंडेशंस देते हैं. द एफआईपीबी गिव्स रिकमेंडेशन टू द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इज मोर देन 6 करोड़ और लेस. तो जब इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल 600 करोड़ या उससे ज्यादा होता है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का, तो एफआईपीबी का एफआईपीबी के रिकमेंडेशन मिलते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑल्सो गिव्स रिकमेंडेशन टू कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, CCFI. ओके. तो पहले किसको देती थी, मतलब देती रहती है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी है जब टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोजेक्ट की अमाउंट 600 करोड़ से ज्यादा है. FIPB सेक्रेटरी इशूज द लेटर्स ऑफ अप्रूवल. इन्वेस्टमेंट के लिए लेटर्स ऑफ अप्रूवल लगता है वो FIPB कर देता है. उसके साथ आज तक जो भी FIPB ने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए वो कौन से है देखो. कोका कोला कंपनी का, जनरल इलेक्ट्रिक, कोका कोला कंपनी तो आपको सबको पता है राइट. उसके बाद मतलब कोका कोला का प्रोजेक्ट, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक का, फिर फुजित्सु, ये कंपनी जापानीज कंपनी थी, और मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एफआईपीबी ने हैंडल किए हैं. ओके. समझ में आ रहा है आपको? मैं एफआईपीबी के बारे में बात कर रही हूँ, और हम एक एफआईपीबी, और ये सब है जो आपको एफआईपीबी के नोट में लिखना होगा. ओके. मुझे बताओ, अगर आपको एफआईपीबी के बारे में थोड़ा बहुत, मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा बोरिंग भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन उसमें से जो भी आप आंसर के लिए लिख सकते हो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके साथ साथ मुझे जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो भी. तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो हम देख रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हम अलग वाले टॉपिक में जा रहे हैं जिसका नाम है एमएनसी, जो आपने पहले भी शायद पढ़ा है, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज. लेकिन फिर भी मुझे पहले ये जानना है कि क्या आपको, मतलब ये जो हमने अभी तक पढ़ा, आप अगर सोए नहीं हो तो क्या आपको पूरा का पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है? हो नाही, सांगता येत नाही, नेहमीप्रमाणे आम्हाला काही फरक पडत नाही, हरकत नाही, पुढे जाऊया. सो एमएनसी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. आप देख सकते हो पूरा, अगर वर्ल्ड का हम नक्शा ले तो कौन से कंपनी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से दिख रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं. ओके. कि कौन से कंपनी कहाँ से जन्म ले रहे हैं, कहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. लेट्स सी वन सिंपल वीडियो फॉर दैट.
होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस इफ़त, डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट्स वैलिड। एफडीआई बहुत बढ़ावा देता है जीडीपी को, क्योंकि डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज में होता है और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन हम जब सिर्फ पैसों के बारे में बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग ओनली द जीडीपी। हम ये भी देखते हैं कि उसका ड्रॉबैक्स कैसे रहता है, इन द सेंस कि एफडीआई जब आता है तो डेफिनेटली अगर आपकी कंपनी में कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो डिसीजन मेकिंग राइट्स है वो उनके पास भी चले जाते हैं थोड़े बहुत। अगर उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है, आपसे इन्वेस्टमेंट बड़ा है, तो क्या होगा, उसके साथ जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो उनके हाथों से होगा, मे बी। तो उनके इन्फ्लुएंस आ जाएंगे। उसके साथ एफडीआई में जो भी प्रॉफिट आता है बहुत बार वो अदर कंट्रीज में चला जाता है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ डेफिनेटली जॉब्स मिलते हैं, हमारे यहाँ कैपिटल बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनके पास भी चला जाता है। ऑब्वियसली जाना ही चाहिए। और उसके बाद ये भी होता है कि एफडीआई के साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी आती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को एफडीआई मिले उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन में एफडीआई नहीं है, जो यहाँ के डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, तो वो पिछड़ जाए, मतलब बिछड़ जाएंगे। ओके, वो इंडस्ट्री से टूट जाएंगे या फिर उनका मुनाफा कम हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वी विल ट्राई टू अकोमोडेट मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ज्यादा सफाई वाला लेंगे, इन द सेंस जो भी यूजर फ्रेंडली है। देखो बहुत सारे सर्च इंजन है, याहू के है, गूगल के है, बाइडू के है, लेकिन आप जनरली कौन सा यूज करते हो? गूगल, बिकॉज इट्स मोर फ्रेंडली, राइट? दैट्स द वे इट वर्क्स। तो अगर इंडिया का खुद का सर्च इंजन है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फिनेस चाहिए, और फिनेस कहाँ से आ रहा है? गूगल के पास से आ रहा है। सो दैट्स देर आर सम प्रॉब्लम्स, लेकिन इनको ओवर करना भी जरूरी है, हम ओवरकम भी कर सकते हैं। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हमको वो करना ही नहीं, मतलब डेवलपमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो होने ही है, इसीलिए डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग टू यू दिस। अगर आपको और कुछ है तो प्लीज पूछ लीजिए, नो इश्यूज। ओके, जस्ट लेट मी चेक। ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Is it audible to you? A multinational corporation is just that, a corporation that operates in multiple nations with a home office that coordinates global management. Being a multinational corporation is a complicated and expensive proposition. Most are large, powerful organizations that can afford to hire the business managers and legal experts necessary to navigate the laws and regulations of various countries and adapt when those laws change. Opponents of multinational corporations argue they are too large, have too much power, and/or exploit less developed nations. Supporters argue multinational corporations provide large resources for job creation and infrastructure in less developed countries, which helps improve their standard of living. Another issue regarding multinational corporations involves taxation. Because these corporations do business around the globe, they frequently adjust their business practices to pay the least amount of taxes possible, often by shifting the home office to a country known as a tax haven, a territory where tax rates are exceptionally low or non-existent. Some companies also keep large amounts of funds outside the United States to avoid. Just let me check chats because okay, that's a really good question. Just let me just give me 1 minute, okay? Paying taxes on profits upon repatriation. एक्चुअली गुड, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे इफ़त और काजल। तो लेट मी आंसर दिस वन बाय वन। जस्ट गिव मी मोमेंट। जब हम एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ओके, सो जब भी हम एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने काजल मुझे पूछा,
उसके लिए जो भी रीसेंट न्यूज है, मैंने आपको अभी के लिए बताया वो न्यूज। देखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये रीसेंट न्यूज है। उसके बाद हमने मार्केट साइज के बारे में बात किया था, वो भी रीसेंट न्यूज है कि वो कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आपको फिर से पीछे जाना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर बताया है मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एकदम से जोरों से। हाँ, मैंने ये भी बताया था आपको, याद है, रिलायंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, अरामको के बारे में हमने बात किया था। तो ये सब है जो रिसेंट वाले न्यूज है, और जो आपको पीछे जाकर देखने पड़ेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद इफ़त, जो आप पूछ रहे हो कि जैसे लॉकडाउन का पीरियड बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी भी गिर रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जीडीपी सच में गिर रहा है। और जब ऐसे जीडीपी गिर रहा है तो तो कौन कौन करेगा इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखो, ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक सिर्फ इंडिया का जीडीपी नहीं गिर रहा है, होल ओवरऑल वर्ल्ड का जीडीपी गिर रहा है, क्योंकि कोई भी पैसों की एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है, जहां पर कहाँ पर जाने की जरूरत है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जहां पर एक्चुअली फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, या ऐसे फील्ड है जो बहुत ही कम तरीके से चल रहे हैं। कितने त्योहार आ गए, हमने कुछ ज्यादा खरीदा नहीं है, ज्यादा अच्छे से मनाए नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम बाहर नहीं जा सकते। अगर दिवाली आएगी तो लोग क्या बोलेंगे, अरे क्यों खरीदना है इतना ज्यादा, क्योंकि अगर हम बाहर ही नहीं जाएंगे, कहीं जाना ही नहीं है, तो हमारे पास कपड़े हैं, हम वही पहनेंगे। हम अच्छे कपड़े बहुत टाइम लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, खुद को पहनने के लिए नहीं। दैट्स अवर काइंड ऑफ मेंटालिटी। सिंपली क्या होता है, जैसे जैसे आपके जीडीपी पे प्रॉब्लम हो जाता है, आपका जीडीपी गिरता जाता है, आपका एफडीआई फ्लो भी गिरता जाता है, और इसको ही हम रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन के बारे में आपने आपके थर्ड सेमिस्टर में पढ़ा होगा, बिजनेस साइकिल्स में। रिसेशन, ट्रफ जैसे जो बिजनेस साइकिल है, वो आना शुरू हो जाता है। इसके बारे में मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको। होपफुली आपको अभी के लिए आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। ओके, या कूल, थैंक यू इरफान। लेट्स सी अबाउट एमएनसीज। मुझे लगता है आपने इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन आपको जो डेफिनेशन चाहिए वो क्या है, जो आपको पेपर में लिखनी है डेफिनेटली। अ मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेसेस इन टू और मोर कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन who owns and manages businesses in one or two or more countries, they are called multinational organization, multinational cooperation companies. नील जेकबी नाम के मैनेजमेंट के थिंकर ने ये डेफिनेशन दी है। A multinational company is one which is incorporated in one country called a home country, but whose operations extend beyond the home country, which carries on business in other countries. एक कंट्री में शुरू होता है, लेकिन उसके ऑपरेशंस अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट हेडक्वार्टर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन अ होम कंट्री। तो जो भी होम कंट्री, अगर इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन शुरू है तो इंडिया में उसका हेडक्वार्टर्स रहेगा, और बाकी के देशों में ब्रांचेस रहेंगे। जैसे कि यूएस का, यूएस में गूगल का मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और सिलिकॉन वैली में, और उसके बाद उसके जो ब्रांच आउट है वो बहुत सारे कंट्रीज में है। तो ऐसे देखो, फॉरेन मल्टीनेशनल से उसके इंडियन एफिलिएटेड और इंडियन सब्सिडरीज भी है। जैसे कोका कोला कोऑपरेशन है, उसका कोका कोला इंडिया है, जो हमने लास्ट में भी देखा था। बाटा के चप्पल्स मिलते हैं, तो बाटा कोऑपरेशन, सॉरी, कॉर्पोरेशन का बाटा इंडिया करके। कैडबरी, तो कैडबरी इंडिया। यूनिलीवर का हिंदुस्तान लीवर है हमारे पास। टाइमेक्स का टाइमेक्स वॉचेस है। तो आप देख सकते हो, कोलगेट पाल्मोलिव करके जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसका कोलगेट इंडिया का करके है। तो पेप्सी कॉर्पोरेशन का पेप्सी इंडिया, फिलिप्स का फिलिप्स इंडिया, सोनी कॉर्पोरेशन का सोनी इंडिया, सुजुकी का मारुति सुजुकी, बिकॉज ये मर्जर था। देन जीईसी का जीईसी एल्स्टॉम, और एबीबी का एबीबी इंडिया। सो आई गेस मैंने आपको बता दिया है कौन से कंट्रीज कैसे, और ऐसे बहुत ज्यादा है। ओके okay? तो क्या फीचर्स है, मैं बता रही हूँ कि फीचर्स आपको सिर्फ मेंशन करने हैं, क्योंकि इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है, और हमने बहुत बार एमएनसी देखा है, आपके ओसी में भी देखा है। ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर मिलते हैं हमें
एमएनसी से, इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। यूनिटी ऑफ कंट्रोल है, मतलब एक हेड क्वार्टर्स में उसका कंट्रोल रहता है और बाकी के ब्रांचेस को वो फॉलो करना पड़ता है। माइटी इकोनॉमिक पावर, तो ऐसे एमएनसी के पास बहुत ज्यादा पावर रहता है, पूरे के पूरे ये पॉलिटिकल पावर रहता है, मॉनिटरी पावर रहता है, इकोनॉमिक पावर रहता है। एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इनके पास। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, देखो थम्स अप पेप्सी का कितना एडवर्टाइज बनता है, ये पिरामिड से जंप करो, वहां से एक ट्रक उठाओ, ये सब एडवांस और वेरी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है एडवर्टाइजिंग के। और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जनरली, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, एफिशिएंसी होती है, अच्छा वर्क पावर, एक्सपर्ट पीपल, बहुत ज्यादा कैपिटल, और ये सब होने की वजह से इनकी क्वालिटी भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ओके, सो मैंने यहाँ पर आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों भी लिखे। आपको क्या करना है, कल आने तक आपको ये सब पढ़कर आना है। मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगी आपकी ग्रुप पे। ओके, समझ रहा है, पीपीटी जो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाली हूँ। ओके, आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा है, आपको ओसी में था, आपको कॉमर्स में था, मैंने खुद पढ़ाया है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपको, तो मुझे याद है कि आपको एमएनसी के बारे में कॉमर्स में भी था। अब आपको वही पढ़ना है, जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे आपको मतलब मुझे आपको बताना है। ओके, तो आप मुझे क्वेश्चन करोगी कि मैडम इसका मीनिंग क्या है, हमें समझ में नहीं आया, और मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आपके पास पूरे के पूरे एडवांटेजेस भी है, और उसके बाद आपके पास उसके डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है, जो आपको देखना है। समझ में आ रहा है मैंने जो बोला? ये आपकी आपकी खुद की काम है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, और हम ऐसे कल देख सकते हैं, कल से हम न्यू टॉपिक भी शुरू करते हैं। ओके।